हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को शुभ नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है। चलिए, हम लोग हमारा जो यूनिट 24 था, इसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। चलिए, लेट्स स्टार्ट। चलिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइडलाइंस ऑन रिकवरी एजेंट्स इंगेज बाय बैंक। बैंक जो भी रिकवरी एजेंट या एजेंसी को इंगेज करता है रिकवरी प्रोसेस के लिए, उसके लिए क्या आरबीआई की गाइडलाइंस है, इसको हम लोग आज देखेंगे। चलिए, अब देखिए, इसमें सबसे पहला चीज क्या होता है। जब भी हम लोग रिकवरी एजेंट को या कोई रिकवरी एजेंसी को इंगेज करते हैं अपने रिकवरी प्रोसेस में, तो वहां सबसे पहली बात आती है ड्यू डिलिजेंस की। तो ड्यू डिलिजेंस में आपको क्या देखना है। तो ड्यू डिलिजेंस में आपको देखना है कि आप जो भी रिकवरी एजेंट को इंगेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, या पास्ट जो भी इनका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयमेंट है, उनके बारे में आपको अच्छे से छानबीन करनी है। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या कुछ ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है जो सोशली जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ड्यू डिलिजेंस का एक पार्ट है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो एजेंट को आप कभी मैकेनिज्म में इन्वॉल्व करने वाले या रिक्रूट करने वाले हैं, ठीक है, तो आप उनका प्री एम्प्लॉयमेंट पुलिस वेरिफिकेशन ये सब आप करा सकते हैं। बी कॉशियस के लिए, है ना, ताकि बाद में जाकर के ऐसा कुछ नहीं हो कि बैंक के सिलेक्शन पे या बैंक के कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी क्वेश्चन हो जाए। तो ये हमारा एक ड्यू डिलिजेंस का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रिक्वायर्ड व्हेन डिफॉल्ट केसेस। कि रिकवरी एजेंसी या रिकवरी एजेंट को हमें तब भी कोई भी अकाउंट्स देने हैं, कोई भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने हैं, जब हमारा लोन डिफॉल्ट होता है। जब हमारा लोन डिफॉल्ट होता है, अगर लोन रेगुलर है, ठीक है, उसका अगर एक या दो ईएमआई बाउंस किया है, वो नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे केस में हमने उसे रिकवरी एजेंट को नहीं देना है, ठीक है। उसको डिफॉल्ट के केस में ही देता है, और मैक्सिमम बैंक जो है एनपीए, एसएमए, ये सब लिस्ट ही शेयर करती है रिकवरी एजेंट के साथ, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके बाद आपका एक चीज और इस पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग कोई भी केस रिकवरी एजेंसी को फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके साथ उनके पास हमें क्या देना है, हमारा जो नोटिस कॉपी होता है, ऑथराइजेशन लेटर होता है, ये सब चीजें हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। और वो भी जब फील्ड में जाएंगे तो उनके पास प्रॉपर आईडी कार्ड होना चाहिए कि वो इस बैंक के लिए रिकवरी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा आपका नोटिस, वही जो मैंने कहा, नोटिस एंड ऑथराइजेशन लेटर विद आइडेंटिटी कार्ड, ये आपकी होनी चाहिए। चौथा है हमारा रिकवरी एजेंसीज अप टू डेट डिटेल्स ऑन बैंक्स ऑन वेबसाइट। बैंक जो भी रिकवरी एजेंसी को कॉन्टैक्ट देके रखी है, उसका जो डिटेल्स है बैंक के खुद के वेबसाइट पे ये पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। पांचवा है हमारा व्हेन ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट एग्जिस्ट देन केस नेवर फॉरवर्ड टू। अगर कोई भी ऐसा लोन है जो कि डिफॉल्ट हुआ है, मगर कंप्लेन ने बैंक के अगेंस्ट में उस पर कंप्लेन किया है, तो ऐसे केसेस को हम लोग रिकवरी एजेंट को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, छठा है हमारा मैकेनिज्म एड्रेस रिगार्ड रिकवरी प्रोसेस। अगर रिकवरी प्रोसेस के रिगार्ड में अगर कोई कंप्लेन बोरोवर ने किया है, आपकी बैंक के द्वारा जो रिकवरी प्रोसेस कराया गया एजेंसी के द्वारा, और उसके अगेंस्ट में अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेन किया है कि नहीं, रिकवरी एजेंट ने मेरे साथ बदसलूकी किया, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उनका तरीका अच्छा नहीं था, तो ये हमारे बैंक में एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनके इस इशू को एड्रेस किया जा सके। तो ये हर बैंक के पास अपना एक मैकेनिज्म होना चाहिए, उन्हें बनाना चाहिए, ठीक है। ये आरबीआई गाइडलाइंस करता है। चलिए, सातवां हम लोग आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नॉट इंड्यूस एडॉप्शन ऑफ अनसिविलाइज्ड, अनलॉफुल एंड क्वेश्चनेबल बिहेवियर। हमें ऐसा भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है कि जिसमें रिकवरी एजेंट हमारे बोरोवर के साथ अनसिविलाइज्ड बिहेवियर में, अनलॉफुल या क्वेश्चनेबल बिहेवियर करे, जिससे कि बैंक के जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन पे कोई भी तरह का इफेक्ट आए। तो ऐसा भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बैंक नहीं करती है, नॉर्मल केस में ये नहीं करती है, किसी भी केस में नहीं करती है। फिर भी इसको ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो। आठवां है हमारा ट्रेंड एंड हैंडल्ड विथ केयर। सबसे पहले रिकवरी एजेंट जो है वो ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड विथ कैसा, प्रॉपर हैंडल विथ केयर के साथ, मतलब रिकवरी एजेंट को पता होना चाहिए कि जिस बोरोवर से वो रिकवरी करना चाहता है उसकी प्राइवेसी क्या है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है,
ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके रिगार्डिंग। अब ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे हम बोरोवर को फोन कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके इमोशन, उसके फीलिंग्स, ठीक है, उसकी प्राइवेसी के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेंड लोग होना चाहिए, एक्सपीरियंस लोग होना चाहिए, और अगर न्यू भी है तो जो हमारा गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेंड एंड हैंडल विथ केयर, किसी भी केस को उसके सेंसिटिविटी के हिसाब से हम लोग केयर करते हैं, कस्टमर जैसा है उस हिसाब से हम लोग केयर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिकवरी प्रोसेस बहुत आसान से हो जाती है और इजीली रिकवरी हो जाता है। अब सपोज करिए कि अब कस्टमर को थोड़ा बोल सकते हैं रूडी टाइप का है, थोड़ा सा उनका रफ है बोलने का तरीका, थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं जल्दी। अब ऐसे कस्टमर के साथ अगर रिकवरी एजेंट भी वैसा ही बिहेव करने लगे तो दोनों में क्या लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, अगर एक आदमी गर्म है तो एक आदमी को ठंडा होना पड़ेगा, तो इसी को बोलते हैं हैंडल विथ केयर। ठीक है, नंबर पॉइंट है हमारा IIBF सर्टिफाइड ऑन डेप्ट रिकवरी। डेप्ट रिकवरी का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है जो IIBF कराती है। ठीक है, मिनिमम कम से कम ये सर्टिफिकेट कोर्स उनको पास आउट होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। 10वां हमारा पीरियडिक रिव्यू ऑफ मैकेनिज्म। बैंक जो भी रिकवरी मैकेनिज्म फॉलो अप कर रही है या रिकवरी एजेंट के द्वारा करवा रही है, उसका एक पीरियडिकली एक रिव्यू होना चाहिए। उसका एक पीरियडिकली क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। तो चलिए, ये हमारे 10 पॉइंट थे। ठीक है, 10 के अलावा भी एक दो पॉइंट और हैं आपका, आप उसको ऐड कर सकते हो कि जैसे कि रिकवरी एजेंट को रिकवरी एजेंट को जो बैंक रिक्रूट करते हैं, तो बैंक प्रिंसिपल होता है किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल के लिए, तो बैंक को उन पे नज़र हमेशा बनाए रखना है। ठीक है, उनको अपने सेंसर में रखना है। तीसरा है कि कोई भी ऐसा काम रिकवरी एजेंट नहीं करे, जो मैंने पहले ही कहा कि बैंक के जो इमेज है वो इमेज नुकसान पहुंचे। ठीक है, और जब वो रिकवरी करे तो हैंडल विथ केयर, लोगों के प्राइवेसी का ध्यान रखे, जिस तरह का केस है उस तरह से उसको डील किया जाए करे, तो ये सब चीजें होती है। तो ये था हमारा गाइडलाइंस और रिकवरी एजेंट्स इंगेज बाय बैंक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, फेयर प्रैक्टिसेस कोड्स फॉर लेंडर। ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अब फेयर प्रैक्टिस कोड क्या होना चाहिए एज ए लेंडर, एक बैंकर की तरह आपको जानना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, कोई भी लोन, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। लोन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, लोन एंड हम लोग अभी जो देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर लोन एंड दियर प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, चाहे कोई भी लोन का टाइप हो, कैटेगरी कोई भी, वो होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, आप लोन जो सैंक्शन करते हैं उसके रिगार्डिंग क्या फी ले रहे हैं, चार्जेस है, ये आपको डिस्क्लोज करना है। तीसरा, अगर आप लोन रिसीव करते हो तो आपको उनका एक एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को देना है। चौथा क्या है, टाइमलाइन फॉर क्रेडिट डिसीजन। तो जब भी कोई प्रपोजल आपके यहाँ जमा होता है तो टाइमली उसका क्रेडिट डिसीजन आपको लेना है। ऐसा नहीं प्रपोजल आज जमा हो गया, आप 1 महीने के बाद उसका डिसीजन ले रहे हैं कि ये सैंक्शन होगा, तो कस्टमर को तभी जरूरत ही नहीं होगी। तो आरबीआई गाइडलाइंस कहता है कि आपको टाइमलाइन, बैंक को भी अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है, और बैंक, सभी बैंकों ने अपनी लेंडिंग पॉलिसी बनाई हुई है, उसमें लिखा रहता है कि ये लोन, ये अमाउंट, ये सेक्टर कितना दिन में इसको डिस्पोज करना होता है। और इसके अलावा भी अगर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट जरूरत होती है तो आप उस बोरोवर से टाइम के अंदर मांग सकते हैं, और अगर बोरोवर नहीं दे पाता तो उस केस में आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप रिजेक्ट करते हो तो क्या रीजन से आप रिजेक्ट करते हो, रीजन भी आपका जेन्युइन होना चाहिए, है ना। रीजन भी आपका जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जेन्युइन रीजन नहीं दे रहे हैं, रीजन आपका एकदम जेन्युइन नहीं है, तो इस केस में क्या कर सकता है बैंक, आपके अगेंस्ट में ombudsman में जा सकता है कि मैंने एक अप्राइजर, एक एप्लीकेशन दिया, मैं एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, मगर बैंक ने इसे रिजेक्ट किया, ये रीजन है, ये रीजन वैलिड नहीं है। तो आपको रीजन भी, आपको रिजेक्शन का रीजन भी प्रॉपर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स है, जो कि हमको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स, डिस्क्लोजर, फीचर्स, एक्नॉलेजमेंट, टाइमलाइन, क्रेडिट डिसीजन, एडिशन डिसीजन, रीजन और रिजेक्शन, ये सबको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा पहला था। इस पर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा, लोन अप्राइजल एंड टर्म एंड कंडीशन। तो आपको असेसमेंट प्रॉपर करना है, असेसमेंट प्रॉपर करना है, मार्जिन का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप मार्जिन को समझ लो ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो जो हमारा गाइडलाइंस कहता है लेंडिंग पॉलिसी का, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर असेसमेंट करना है, प्रॉपर अप्रूवल आपको लेटर देना है ना, विद जो भी टर्म एंड कंडीशन है ये आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये अप्रूवल लेटर में आपको देना है। लोन एग्रीमेंट होना चाहिए, लोन एग्रीमेंट बोरोवर का प्रॉपर साइन होना चाहिए, एक कॉपी ब्रांच में हमेशा होनी चाहिए इसकी। ठीक है, डिस्क्रिशनरी फैकल्टीज, आप क्या उसको ड्राइंग पावर दे रहे हो, वो कितना भी ड्रॉ कर पाएगा, ये सब चीजें क्लियर मेंशन होनी चाहिए। अगर आप कोई कंसोर्टियम मैनेजमेंट देते हो, लोन देते हो, तो वहां पे भी आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है कि जो भी पार्टिसिपेट लेंडर्स हैं वो उनका सारा कंप्लीट अप्रेजल होना चाहिए, है ना।
तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है लोन अप्रेजल एंड टर्म एंड कंडीशन के अंदर में। चलिए हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है डिसबर्समेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग चार्जेस एंड कंडीशन। तो जब हम लोग लोन सैंक्शन करते हैं तो उसमें चार्जेस टर्म एंड कंडीशन सब मेंशन करते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, टाइमली डिसबर्समेंट होना चाहिए। लोन अगर टाइमली डिसबर्स नहीं होता है तो वहाँ पे एक इशू आ सकती है। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, आपने मुझे लोन सैंक्शन तो किया, समय पे दिया नहीं, मैं लेके क्या करूँ, लोन कैंसिल करो। तो आरबीआई कहता है कि आप लोन का भी टाइमली डिस्पोज करो, डिसबर्समेंट करो उसको, ठीक है। चौथा है हमारा पोस्ट डिसबर्समेंट एंड सुपरविजन। आप लोन आपने कर दिया और डिसबर्समेंट कर रहे हो, लेकिन डिसबर्समेंट में भी आपको जिस तरह का लोन है उस हिसाब से आपको सुपरविजन करना है। अगर फेज बाय फेज आप दे रहे हो तो आपको हर हर एक डिसबर्समेंट के बाद देखना है कि उन्होंने यूटिलाइज किया कि नहीं किया है, ठीक है। या वो जिस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं अब वो पर्पस उन्होंने यूटिलाइज किया कि नहीं, ये आपको देखना है। पोस्ट डिसबर्समेंट आपको ये भी देखना है कि लोन अगर आपका खराब होता है, अगर बॉरोवर पैसा नहीं देता है, तो आपको रिकॉल ऑफ लोन करना है। मगर इसमें आपको एक बात याद ध्यान रखना है, जब भी हम लोन रिकॉल करते हैं उससे पहले बोरोवर को एक प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए। वो नोटिस के बाद ही हम लोग लोन रिकॉल कर सकते हैं, विदाउट नोटिस का हम लोग लोन रिकॉल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद रियलाइजेशन ऑफ लोन्स, अगर बोरोवर ने सभी पैसे चुका दिए, जो भी चार्जेस चुका दिए, तो आप जो भी उनकी सिक्योरिटी है उनको आप रिलीज कर दोगे। यही रियलाइजेशन ऑफ लोन से, जब भी आपको ये लगता है कि लोन के सारे पेमेंट्स रिसीव हो चुके हैं, तो आपको उसका जो भी लियन है, जो भी क्लेम है, ये सब आपको सेटअप है, ये सब आपको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। पांचवा हमारा है जनरल टर्म्स है, जो कि हमारा, अब जनरल में क्या हुआ, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या करना है आपको, कि आपको बोरोवर का पर्सनल लाइफ में जाके इंटरफेयर नहीं करना है। आपको लोन और के रिगार्डिंग जो चीजें चाहिए, जो जरूरत है, जो आपकी लेंडिंग पॉलिसी, बस उतना ही आपको उनसे मांगना है, ठीक है। उनके पर्सनल लाइफ में नहीं चला जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सेक्स, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये सब के आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि हाँ ये कास्ट का है इसको लोग नहीं देंगे, ठीक है। ये सब चीजें, या ये फीमेल है इसको नहीं देंगे, या मेल है, ये नहीं करना है। ये सब डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। रिकवरी प्रोसेस में आपको क्या होना चाहिए, कि आपको याद रखना है कि आपका रिकवरी प्रोसेस स्मूथ हो, किसी को आप हैरास नहीं करें, ठीक है, मोलेस्ट नहीं करे, कि बॉदरिंग किसी के साथ ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, मसल्स फॉरवर्ड ना हो, रिकवरी ऑफ लोन्स नहीं हो। ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। रिकवरी का स्मूथ प्रोसेस जो हमारा है वही करना है आपको। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ बोरोवर्स अकाउंट। इसमें क्या होता है कि जब भी अगर कोई अकाउंट टेक ओवर होता है तो मिनिमम 21 डेज पहले जो है आपको मिलता है, तो फिर आप उसका सारा डिटेल दे दो, ठीक है। 21 डेज के अंदर आपको ये देना पड़ता है जब भी आपको रिक्वेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी आज की लास्ट टॉपिक थी, जो कि हमारी यूनिट 24 आज कंप्लीट हो गया। और हम लोग कल नेक्स्ट यूनिट 25 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।